हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए होंगे। और अगर आप एनटीएससी वगैरह या केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा डीप में हमको पढ़ना पड़ता है। ओके, पर इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वही कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं और किस तरीके से उसे हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है तो किस तरीके से उसे प्लॉट कर सकते हैं, पैराबोला कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये होता है पैराबोला। ये क्या होता है? पैराबोला। अगर पैराबोला को आपको समझना है तो प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेंगे, जिसमें कॉनिक सेक्शन मैंने बताया था। कॉनिक सेक्शन में पैराबोला के लिए पहचानने के लिए मैं बताया था कि अगर x का पावर 2 और y का पावर 1 हो तो पैराबोला बनेगा। x का हाईएस्ट पावर 2 है और y का हाईएस्ट पावर 1 है तो ये पैराबोला बनेगा। अगर मैं इसे प्लॉट करता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस, मैंने प्लॉट किया इधर x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ओके, यहाँ y इक्वल टू 0, x एक्सिस पे का मतलब क्या? y इक्वल टू 0 पर हमको दो रूट्स मिलेंगे x1 एंड x2। ये x1 x2 या अल्फा बीटा इन्हें हम कहते हैं और ये होंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स x1 एंड x2 क्या होंगे? वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमको पता है अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य रूल, ये हमको पता है। ओके, और अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, मतलब x1 प्लस x2 की बात करें, तो ये माइनस बी बाई ए, जिन्हें आप अल्फ़ा एंड बीटा कहते थे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये दो फार्मूले भी हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये दोनों फार्मूले भी बहुत अच्छे से हमको याद रखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। ओके, किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, किस तरीके से उसको प्लॉट कर सकते हैं। ये x1 x2 दो इंटरसेक्शन है ऑन y एक्सिस, x एक्सिस। ओके, और ये ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोला बनेगा। और अगर x इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू जो होगी ये c होगा। ओके, ये क्या होगा? c होगा। ओके, तो ये हमको समझ में आया। नेक्स्ट, इसी लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम की। ओके, बाइनोमियल थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास में, जैसे आपके पास a प्लस बी रेक्स टू पावर 2 है तो आप इजीली लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर अगर आपके पास में पावर बढ़ जाता है, जैसे आपको लिखना है a प्लस बी रेक्स टू पावर n, इसे एक्सपांड करना है, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम यू कैन एक्सपांड। कैसे एक्सपांड करोगे? वो होता है nc0, ओके, a रेस्ट टू पावर 0 b रेस्ट टू पावर n प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा? nc1 a रेस्ट टू पावर 1 b रेस्ट टू पावर n माइनस 1। थर्ड टर्म क्या होगा? a nc2 a रेस्ट टू पावर 2 b रेस्ट टू पावर n माइनस 2। इस तरीके से हम आगे आर्थ टर्म क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एन सी आर
ए रेस टू पावर आर बी रेस टू पावर एन माइनस आर। और लास्ट टर्म कैसे लिख सकते हैं? लास्ट टर्म लिख सकते हैं एन सी एन ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर 0। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज को एक्सपांड कर सकते हैं। अब सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कॉम्बिनेशन। जैसे एन सी आर अगर आपको लिखना है तो इट इज़ दी कॉम्बिनेशन। ओके, ये कॉम्बिनेशन होता है, आपने 10th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो इट इज़ कॉम्बिनेशन। ओके, और एन सी आर को अगर एक्सपांड करना है तो हमको पता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब कि अगर आपको एन सी 0 लिखना है तो ये होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1। अगर आपको एन सी 1 लिखना है तो हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और एन माइनस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? इस n को क्या लिख सकते हैं? n को लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस विल कैंसल आउट एंड n c1 वी विल गेट n। तो इस तरीके से सारे आप आगे एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होता है। इस बाइनोमियल थ्योरम का स्पेशल केस है व्हेन n इज इंटीजर। ये फर्स्ट केस हम देख रहे हैं व्हेन n इज इंटीजर। इसे पूरा हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं तो इजीली हम हेडिंग भी समझ पाएंगे। ओके, ये केस है जब n इंटीजर है, व्हेन n इज इंटीजर। ओके, यहाँ पर ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये केवल मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हम वापस थोड़ा सा सही लिख देते हैं। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं व्हेन n इज फ्रैक्शन। सेकेंड कॉन्सेप्ट व्हेन n इज नॉट इंटीजर। अगर वो इंटीजर नहीं है तब आप बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से एक्सपांड करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n। वो एक्सपांड करने का तरीका क्या है? 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू पावर 3। इस तरीके से हम इनफाइनाइट टर्म तक एक्सपांड करेंगे अगर n इंटीजर नहीं है तो। ओके, और इसका स्पेशल केस हम देखते हैं। स्पेशल केस हम देखते हैं ओके, व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर x 1 से बहुत छोटा है तो हम x रेस टू पावर n को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू पावर 3, एक्स रेस टू पावर 4, इनका वैल्यू अगर वो 1 से छोटा है तो उनका वैल्यू और छोटा होता जाएगा। जैसे 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, क्यूब 0.001 होगा, रेस टू पावर 4 0.0001 होगा, तो और छोटा हो जाएगा। तो ये जो हायर ऑर्डर टर्म कैन नेग्लेक्ट। ओके, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 देन higher order terms can neglect it। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम को समझते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत जगह पर हम यूज़ करते हैं, ग्रेविटी में यूज़ करते हैं, ग्रेविटेशन में यूज़ करते हैं, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम जेई मेंस एडवांस के प्रॉब्लम में भी कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।